हेलो एवरीवन। आप सभी को इतना लॉस एसोसिएट की तरफ से दिवाली का फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। उस एमनेस्टी स्कीम में जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है वो है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर। सो आपकी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। सो आइए जानते हैं स्कीम क्या बताती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्कीम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में कुछ और डिस्कशन करेंगे। तो ये स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है? तो जिनको शोकोज नोटिस सेक्शन 73 में शोकोज नोटिस आ गया बट ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, जिनको सेक्शन 73 में ऑर्डर पास हो गया है बट फर्स्ट अपील का ऑर्डर पास नहीं हुआ है। फर्स्ट अपील का ऑर्डर पास हो गया सेक्शन 73 के अंदर बट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर पास नहीं हुआ है। सो इन 3 सिनेरियोज में हम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दोस्तों, एक सिनेरियो जो निकल के आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है कि अगर मैं फर्स्ट अपील, मेरा शोकोज नोटिस का ऑर्डर आ गया और मैं फर्स्ट अपील फाइल करना भूल गया या मेरी टाइम लिमिट निकल गई है, सो वो केसेस भी इस अंदर कवर होते हैं। बिकॉज इट सेज, सेकंड सिचुएशन सेज कि आपका ऑर्डर आ गया सेक्शन 73 का बट फर्स्ट अपील का ऑर्डर नहीं आया। तो अगर आपने अपील फाइल नहीं भी करी है तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कौन से पीरियड के लिए। सो आप 3 साल के लिए बेनिफिट ले सकते हैं, 17-18, 18-19 और 19-20। ये 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट लेने की कंडीशंस क्या हैं? सो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन ये है कि आपको आपके नोटिस के अंदर या ऑर्डर के अंदर जो डिमांड है, टैक्स की डिमांड है, वो आपको फुल टैक्स डिमांड पे करनी होगी। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी शोकोज नोटिस में 1 करोड़ की टैक्स डिमांड है, तो आपको वो पूरी 1 करोड़ की टैक्स डिमांड पे करनी होगी, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए इस 1 करोड़ का शोकोज नोटिस में आपकी जब सेक्शन 73 का ऑर्डर पास हुआ तो आपकी डिमांड रह गई 70 लाख, तो आपको 70 लाख पे करने होंगे और आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर एक इसको आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए 70 लाख में से कमिश्नर अपील ने आपकी डिमांड 40 लाख कर दी, तो आपको 40 लाख पे करके इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। सो बेसिकली आपको फुल अमाउंट ऑफ डिमांड विच इज इन द नोटिस और द ऑर्डर, वो आपको फुल अमाउंट पे करना है। और आपको पे कब तक करना है? 31 मार्च 2025 से पहले आपको टैक्स अमाउंट पूरा पे करना है, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट को जीएसटीएन पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 जून 2025 से पहले। सो टैक्स पे करना है 31 मार्च 2025 से पहले और एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 जून 2025 से पहले। और अपील अगर आपने फाइल की है, जैसे आपका ऑर्डर आया सेक्शन 73 में और आपने कमिश्नर अपील्स के आगे फाइल कर रखी है, या आपका फर्स्ट अपील का ऑर्डर आ गया और आपने अभी ट्राइब्यूनल तो खुली नहीं है, तो अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है या आपने कोई रिट पिटीशन फाइल कर रखी है या आपने कोई सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर रखी है, तो वो आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो स्कीम टैक्स पे करने से पहले 31 मार्च 2025 से पहले आपको अपनी अपील, रिट या एसएलपी विड्रॉ करनी होगी, तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर डिपार्टमेंट ने कोई ऑलरेडी अपील फाइल कर रखी है, अगर आपकी स्कीम ऑप्ट करने से पहले डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कोई आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर रखी है और उस ऑर्डर में अगर उस अपील के अंदर डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको वो बढ़ी हुई डिमांड भी पे करनी पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें नोटिस आया था 1 करोड़ का और हमारे ऑर्डर के अंदर 70 लाख की डिमांड रह गई। सो 70 लाख, लेट्स से डिपार्टमेंट ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी,
और हमने स्कीम ऑप्ट कर ली। तो हमने जब स्कीम ऑप्ट करी तो डिमांड थी 70 लाख, हमने 70 लाख पे कर दी, और उस डिमांड के अगेंस्ट डिपार्टमेंट अपील में गया हुआ था, और उस अपील ऑर्डर के अंदर वो डिमांड लेट से 90 लाख की हो जाती है, तो हमें 20 लाख रुपए एडिशनली और देना होगा, तभी हम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमने बढ़ी हुई डिमांड पे नहीं करी तो हमें ये स्कीम का बेनिफिट रिजेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, ये सिर्फ उस केस में है जहां पर डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपील फाइल कर रखी है हमारी स्कीम ऑप्ट करने से पहले। बट अगर हमने स्कीम ऑप्ट कर ली और डिपार्टमेंट ने कोई अपील फाइल नहीं कर रखी, तो जो भी डिमांड हमारे ऑर्डर या नोटिस के अंदर है, हमें उतनी ही डिमांड पे करनी है। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 में लगता है, और पेनल्टी किसी भी सेक्शन की, उसमें बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली क्रक्स कि हमें ये स्कीम कैसे मिलेगी। तो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं इसका कि ऑप्ट किस केस में कर सकते हैं। हमारा एससीएन आ गया, ऑर्डर पास नहीं हुआ है सेक्शन 73 का। सेक्शन 73 में ऑर्डर आ गया है बट अपील का ऑर्डर नहीं आया। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपील फाइल करना भूल गए हैं, आपसे स्किप हो गई है, तो भी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और फर्स्ट अपील का ऑर्डर आ गया बट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर नहीं आया। कौन से पीरियड के लिए फाइल कर सकते हैं? 3 साल के लिए फाइल कर सकते हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20। कंडीशन क्या है? आपको नोटिस या ऑर्डर के अंदर जो पूरा टैक्स डिमांड है वो पे करना है 31 मार्च 2025 से पहले, और आपको स्कीम के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी है 30 जून 2025 से पहले, और आपको अपील अगर आपने कोई फाइल कर रखी है या रिट पिटीशन या कोई एसएलपी फाइल कर रखी है, तो वो आपको विड्रॉ करनी है 31 मार्च 2025 से पहले। और अगर आपके किसी केस में स्कीम में जाने से पहले अगर डिपार्टमेंट ने कोई अपील फाइल करी थी, तो उस केस में अगर उस अपील डिपार्टमेंट की अपील में आपकी डिमांड बढ़ती है, तो आपको बढ़ी हुई डिमांड भी पे करनी पड़ेगी। और आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? टैक्स डिमांड पूरी पे करने के बाद आपको इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 में लेवाई हुआ है, प्लस आपको पेनल्टी किसी भी सेक्शन की 73, 122, ये किसी भी सेक्शन की आपको पेनल्टी आपको माफ कर दी जाएगी। तो नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी। सो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि स्कीम की क्या क्या खासियत है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं कि उन केसेस में क्या होगा। सो अभी हमने डिस्कस किया कि हमें नोटिस और ऑर्डर की पूरी टैक्स डिमांड पे करनी होगी, लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अभी अभी आपको पता होगा कि बजट में एक अमेंडमेंट आया कि आईटीसी लेने की टाइम लिमिट 4 साल की एक्सटेंड हुई है। सो फाइनेंशियल ईयर अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20 का क्रेडिट अगर आपने नवंबर 2021 तक भी लिया है, तो वो आपको अलाउड हो जाएगा। सो क्योंकि ये लॉ के अंदर लिमिटेशन बढ़ गई है, तो इसमें यह है कि 16/4 का क्रेडिट अगर सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट टाइम लिमिट के कारण सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 16(4) के अंदर अगर आपका आईटीसी रिजेक्ट हुआ था टाइम लिमिटेशन के कारण, तो क्योंकि सरकार ने उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी है, तो आपको वो डिमांड पे करने की जरूरत नहीं है और आप लायबिलिटी में से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो आपको ये एक्सेप्शन है जहां पर आपको नोटिस में से आप डिमांड हटा सकते हैं। दूसरा केस डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये जो स्कीम है वो सेक्शन 73 के नोटिस और ऑर्डर के लिए है। बट दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा पास्ट में भी सर्विस टैक्स एक्साइज के अंदर फ्रॉड का केस सेक्शन 74 का केस अक्सर डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन एट अ अपील लेवल, कमीशन अपील और द ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये केस नॉन फ्रॉड केस है, इसीलिए डिमांड सेक्शन 74 में ना होकर सेक्शन 73 में डिटरमाइन होनी चाहिए थी। सो उसके बाद सेक्शन 75 बोलता है कि अगर कोई कोर्ट सेक्शन 74 से सेक्शन 73 में कन्वर्ट करता है, तो ये माना जाएगा कि वो नोटिस सेक्शन 73 में इशू हुआ है। तो अब आपका डिमांड सेक्शन 73 में असेस होता है। तो अगर ऐसा फ्यूचर में होता है आपके साथ, आपके पास आज की डेट में सेक्शन 74 का नोटिस है, लेकिन फ्यूचर में
कभी भी वो सेक्शन 73 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब एडजुडिकेशन अथॉरिटी सेक्शन 73 का ऑर्डर पास करेगी, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यानी कि उन केसेस में ये स्कीम अभी ओपन एंडेड है कि जहां पर फ्यूचर में कभी भी आने वाले किसी भी समय में आपकी डिमांड सेक्शन 74 से 73 में कन्वर्ट होती है, तो 73 में आप विद इन 6 months ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। अच्छा, अब एक केस हो सकता है कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ऑडिट चल रहा था, या जब शोकोज नोटिस आया तो हमने टैक्स की डिमांड पे कर दी। तो जो टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर रखा है 31 मार्च 2025 से पहले पहले कभी भी हमने वो टैक्स पे किया है, चाहे स्कीम आने से पहले या स्कीम आने के बाद, हमें वो बेनिफिट मिल जाएगा उस टैक्स पेमेंट का। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे कर रखी है तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ना ही वो इंटरेस्ट और पेनल्टी हमें वापस मिलेगी। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट से हमारी 10 करोड़ की डिमांड है और हमने 2 करोड़ रुपए पे कर रखे थे ऑलरेडी और 8 करोड़ का टैक्स आउटस्टैंडिंग था, और उस 2 करोड़ पे जो हमने 2 करोड़ टैक्स पे कर दिया था उसमें हमने 50 लाख का इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे किया था, और हमारी 8 करोड़ की टैक्स डिमांड और इंटरेस्ट पेनल्टी पेंडिंग थी। तो जब हम स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो हमें 10 में से 2 करोड़ जो ऑलरेडी टैक्स को लेकर के पे किया है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, हमें रिमेनिंग 8 करोड़ रुपए पे करना है। लेकिन जो हमने 50 लाख रुपए इंटरेस्ट और पेनल्टी पे किया था उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेड का बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके पास शोकोज नोटिस या आपके पास जो ऑर्डर है वो केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का है, उसमें टैक्स डिमांड है ही नहीं, टैक्स ऑलरेडी पेड हो रखा है और आपके नोटिस में डिमांड भी नहीं है टैक्स की, सिर्फ और इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है। तो उस केस में भी आप स्कीम ऑप्ट करके बेनिफिट ले सकते हैं, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। बट दोस्तों यहां बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट जब सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया तो सर्कुलर में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि अगर आपका इंटरेस्ट लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से है या फिर डिले रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस की वजह से है तो आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट सेक्शन 50 में ना होकर के 75 सबसेक्शन 12 के अंदर गवर्नमेंट उसकी डायरेक्ट रिकवरी कर सकती है, इसीलिए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो मैं आपको एक वेरी पॉइंट बताना चाहता हूं कि सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 के अंदर यह लिखा है कि कोई इंटरेस्ट जो टैक्स अनपेड है, सेल्फ असेस्ड टैक्स जो अनपेड है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी रिकवरी डायरेक्ट हो सकती है। तो ये जो केस है हमारा जहां पर टैक्स हमने ऑलरेडी पे कर दिया, इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, वहां पर उसका सेक्शन 75 एप्लीकेबल नहीं होता, और सर्कुलर इस एस्पेक्ट में बियॉन्ड द लॉ बोल रहा है, तो इसीलिए हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि सर्कुलर है तो डिपार्टमेंट सर्कुलर फॉलो करने की कोशिश करेगा, तो हमें यहां पर एक फाइट करनी पड़ेगी कि उस सर्कुलर में सेक्शन 75 की इंटरप्रिटेशन गलत है। चौथा केस है कि इसकी एक्सेप्शन क्या है। आपने अगर कोई एरोनियसली रिफंड आपको अलाउड हो गया है और उसकी रिकवरी के लिए शोकोज नोटिस आया है या उसका ऑर्डर है, तो आप उस केस में स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। दोस्तों अब क्या केस हो सकता है कि आपके पास एरोनियस रिफंड है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये बेनिफिट 3 साल के लिए है। तो इसकी एक और सिनेरियो क्रिएट होता है कि आपके पास एक कॉमन शोकोज नोटिस है जिसके अंदर एरोनियस रिफंड की भी डिमांड है और 17, 18, 18, 19, 19, 20 की भी डिमांड है। या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास 17, 18 से लेकर 20, 21 या 22, 23 तक की डिमांड है। तो 3 साल जो स्कीम में कवर्ड हो रहे हैं और कुछ ऐसा पीरियड जो स्कीम में कवर नहीं हो रहा है, आपके पास कॉमन शोकोज नोटिस या कॉमन ऑर्डर है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा टैक्स
पे करना होगा जो शोकोज नोटिस में है, और आपको वेवर किसका मिलेगा, सिर्फ 3 साल के इंटरेस्ट और पेनल्टी का, और बाकी के साल का या एरेनियस रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सो आपको पहले तो पूरी टैक्स डिमांड पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल की टैक्स डिमांड पे करके इंटरेस्ट पेनल्टी का बेनिफिट ले लीजिए, नहीं, आपको 5 साल की डिमांड पे करनी पड़ेगी और 2 साल का इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करना पड़ेगा, या एरियनियस रिफंड भी पे करना पड़ेगा और एरियनियस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सो आपका बेनिफिट लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 साल के इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए, प्रोवाइडेड आप सारा टैक्स पे करेंगे। सो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है यहां पर, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कहीं पर प्रैक्टिस है डिपार्टमेंट की कॉमन शोकोज नोटिस देने की 5-5 साल के, कहीं पर प्रैक्टिस है हर साल देने की। सो जहां पर डिपार्टमेंट ये प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहा है 5 साल का शोकोज नोटिस देने के लिए, वहां एसएससी फंस गया। जहां पर इंडिविजुअल शोकोज नोटिस हैं वहां पर एसएससी को बेनिफिट है। सो ये बेसिकली एक डिस्पैरिटी क्रिएट की गई है, जिसे मेरे अकॉर्डिंग फाइट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट एक तरीके से हमें रिस्ट्रिक्टिव कर रहा है बाकी के सालों को फाइट करने से। दोस्तों ये बेनिफिट हर तरीके के टैक्स पे मिलेगा, सेस पे भी मिलेगा, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी के लिए भी मिलेगा, हर टाइप की पेनल्टी का बेनिफिट मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया, इंटरेस्ट जो उन्होंने 75 की एक्सेप्शन निकालने की कोशिश की है वो भी गलत है उनकी। बट हाँ, जो आईजीएसटी आपने इंपोर्ट ऑफ टैक्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, जब गुड्स कस्टम क्लियरेंस से गुड्स क्लियर होते हैं, सो जो हम कस्टम एक्ट के अंदर आईजीएसटी पे करते हैं उसमें ये स्कीम का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। सो इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी पे होता है उस पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस स्कीम का टैक्स पेमेंट करने के लिए आप अपने आईटीसी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सिर्फ 3 केसेस में आपको कैश से पेमेंट करनी कंपलसरी है। अगर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी है, अगर आपका रिफंड जो है वो कैश में पे हुआ था, आपको एरियनियस रिफंड, तो आपको कैश में ही वापस करना पड़ेगा। तीसरा केस है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जिनको लायबिलिटी कैश में पे करनी होती है। तो बेसिकली जहां पर कैश लायबिलिटी है वहां आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपना आईटीसी भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। दोस्तों अगर आपकी ये स्कीम ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है तो आपके पास अपील फाइल करने का ऑप्शन भी है। सो आपकी लेट से आपकी ये एप्लीकेशन स्कीम की रिजेक्ट हो गई तो आप अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर आपकी अपील भी रिजेक्ट हो गई तो आपने जो अपील अपनी मैरिट्स के ऊपर विड्रॉ की थी वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। और अगर आप इस स्कीम में अपील में ना जाकर के अपनी वापस सिर्फ अपील रिस्टोर कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। सो आप इस अपील के, इस एप्लीकेशन, इस स्कीम के अगेंस्ट भी एक अपील फाइल कर सकते हैं, और जिस दिन भी आपकी अपील ये रिजेक्ट होगी आपकी वापस जो पुरानी अपील है मैरिट्स के ऊपर वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। और अगर आपकी स्कीम अप्रूव हो गई है, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर मिल गया है, तो उसके बाद आप कोई और अपील फाइल नहीं कर सकते। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि वंस इट इज अप्रूव्ड नो फर्दर अपील कैन बी फाइल। सो फ्रेंड्स ये था एलिजिबिलिटी एंड कुछ क्लैरिफिकेशन इशू के बारे में। आपको ये स्कीम कैसे ऑप्ट करनी है इसका डिटेल्ड प्रोसीजर जानने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 2 देखें, उसमें हमने पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर डिस्कस किया है।